नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स से सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां कोर्ट की तरफ से जब फैसला सामने आया दिल्ली दंगों में सीधे तौर पर 5 लोगों पर दोषी करार दिया गया है, उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर बीजेपी ने बड़ा वार किया और कहा है कि माफी मांगे केजरीवाल। आखिर क्यों ये माफी की मांग इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बताते हैं, जहां पंजाब कांग्रेस की लड़ाई अब दिल्ली तक आ चुकी है। जी हां, पंजाब कांग्रेस में लगातार खींचतान इस समय मची हुई है और ये खींचतान को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। अब इस अहम बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले, आखिर ये लड़ाई पंजाब की कौन सी लड़ाई जो दिल्ली तक पहुंच गई है, वो भी बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां प्रदूषण के खिलाफ एक नया अभियान इस समय शुरू किया गया है और डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। आखिर ये किस तरीके से काम करता है और कैसे इस पोर्टल के जरिए मिलेगी प्रदूषण को रोकने में मदद, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने 11 में से 5 को दोषी करार दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को भी दोषी करार दिया गया और अब सजा का ऐलान बाकी है। तो वहीं इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अदालत के फैसले के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर सवाल दागे गए और कोर्ट के फैसले को कानून संविधान की जीत बताया और केजरीवाल से माफी की मांग भी की है। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या कुछ कहा और किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आई, क्या कुछ सवाल दागे, वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला ने आखिर क्या कुछ कहा है। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वी डिमांड दैट अरविंद केजरीवाल should come out and make a statement and apologize to the country and to the people of Delhi. जो दिल्ली में दंगे हुए, दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। तो ताहिर हुसैन को सीधे तौर पर हम कहें तो कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया और अब इसको लेकर आपको बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी इसको लेकर बेहद हमलावर होती हुई नजर आई है। अंकित शर्मा हत्याकांड की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में फैसला आया, जहां आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद है ताहिर हुसैन, उसके साथ में 5 और दोषी करार दिया गया है। 2020 का ये पूरा मामला, 2020 में जब दिल्ली दंगों के दौरान हत्या की गई थी आईबी अफसर की और दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने अब ये अहम फैसला सुना दिया है। हालांकि इससे पहले ये फैसला टाला भी गया था। साथ ही आपको बता दें कि बीते कल ये बड़ा फैसला आया और कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी भी कर दिया। इस पूरे मामले में आईबी अधिकारी थे अंकित शर्मा, जो अपने घर से निकले थे कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन उसके बाद में वो अपने घर वापस ही नहीं लौटे। 25 तारीख को उनकी हत्या हुई और वो लापता हुए, जिसके बाद 26 तारीख को खजूरी खास का जो नाला है वहां से उनके शव को बरामद किया गया था। तो इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर हो रही है और कपिल मिश्रा, प्रदीप भंडारी और वीरेंद्र सचदेवा ने आखिर क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। 2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन
और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया। और देश और दिल्ली ये देख रहा है कि ताहिर हुसैन का समर्थन वोट बैंक के लिए करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही ताकतों के साथ काम करते रहे हैं। जो देश के दुश्मन उनके घरों में जाके खाना खाएंगे, ताहिर हुसैन जैसे गुंडों को पालेंगे जिन्होंने आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की विभत्स हत्या की थी। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया है, लेकिन पंजाब की जनता और देश की बाकी जनता भी अरविंद केजरीवाल के इस विभत्स चेहरे को देखेगी। क्यों आम आदमी पार्टी में इसी तरह के गुंडे, इसी तरह के गुर्गे पलते हैं जो देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सीधे तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी में पार्षद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो ऐसे में जिनका सपोर्ट लगातार आम आदमी पार्टी करती रही है, अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला और माफी मांगने की मांग की है। जी बिल्कुल कृतिका, इसीलिए बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ बयान दिए थे और किस तरह से पीड़ित के साथ ना खड़े होकर बल्कि जो आरोपी थे उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे और राजनीतिक संरक्षण देने का काम ताहिर हुसैन को किया गया था। और बीजेपी ने कांग्रेस से भी सवाल पूछा है कि सोनिया गांधी ने जो सीए के प्रोटेस्ट के मामले में जो कुछ कहा था और जो एक भ्रम फैलाया गया था, बाद में सभी ने देखा कि वो बिल्कुल गलत तथ्य पर यह भ्रम फैलाया गया था, तो कांग्रेस भी जवाब दे कि क्यों आखिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वोट बैंक के लिए वो गलत बातों को सामने रखते हैं। और जब पीड़ित का साथ देना था, पीड़ित के परिवार का साथ देना था, तो उनका साथ देने के बजाय तब के आरोपी का साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग देते थे। और इसीलिए जब आज हम जानते हैं कि कल जब फैसला आया न्यायालय का, अंकित शर्मा जो आईबी के अफसर थे उनको उनकी जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या की गई थी और उसमें जो आरोपी 5 दोषी करार दिए गए हैं, तब अब बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि वो अब बयान जारी करें, माफी मांगे। और आज हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यवार बात रखी गई कि क्या कुछ उस वक्त के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिए थे और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, वो पीड़ित के परिवार जाने के बजाय किस तरह से एक मस्जिद में गए थे। इन सब बातों का भी जिक्र आज बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो उस दौरान जब ये पूरा मामला सामने आया था साल 2020 में, तो ताहिर हुसैन का पूरा सपोर्ट तो एक तरफ किया ही आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इसके साथ जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करने तक की कोशिश नहीं की गई, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से आप अपराधियों का साथ दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने आज इसे बहुत तथ्यात्मक तरीके से सामने रखा है कि जब पीड़ित परिवार के पास जाकर उनसे एक तरह से मुलाकात करने का वक्त था, तब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही थी। और आम आदमी पार्टी को तो उसी वक्त बर्खास्त कर देना चाहिए था ताहिर हुसैन को और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया था और कोई ऐसा बयान पीड़ित परिवार के पक्ष में उस वक्त नहीं दिया गया था। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर आधारित है और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ये बड़ी जानकारी मिली न्यूज पंच के जरिए आप तक पहुंचा रहे, जहां भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार इस समय कर दिया है। भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जो लगाई गई थी वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने
साफ तौर पर इनकार कर दिया है इस रोक को हटाने से और परिसर के नजदीक नमाज की व्यवस्था करने का आदेश इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई, हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आया था। हाईकोर्ट के बाद ये पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और ये जिससे ये साफ हो गया कि नमाज पर रोक अभी भी जारी रहेगी। हालांकि परिसर के जो नजदीक जो जगह है वहां पर नमाज की व्यवस्था करने का भी आदेश दे दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भोजशाला को लेकर काफी लंबा विवाद चलता रहा और लंबे विवाद के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था, जिसके बाद ये पूरे फैसले को लेकर एक पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि आखिर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर जो नमाज पर रोक है उसको जारी रखने की बात कही और कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उस पर रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जारी रहेगा और इसके साथ ही जो पूरा वहां पर परिसर है उस परिसर के पास में ही नमाज की व्यवस्था करने का आदेश भी इस समय दे दिया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो वो इस जगह को मस्जिद बताता रहा है, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष इसको सरस्वती मंदिर बताता रहा है। अब ऐसे में काफी लंबा ये पूरा विवाद चला, काफी दिनों तक लंबी सुनवाइयां चली हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद में हाल ही में पिछले कुछ महीने में ही हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और वहां पर मंदिर में पूजा करने का आदेश दिया गया था और नमाज के लिए अलग व्यवस्था करने की बात कही गई थी। और अब इसी पर रोक लगाने की मांग लेकर एक पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? देखिए, आप याद करें कि हाईकोर्ट में जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला गया था तो हिंदू पक्ष के आप कहते हैं उनको रिलीफ देते हुए वहां पर ये व्यवस्था दी गई थी कि पूजा अर्चना के लिए पूरी तरह से हिंदू पक्ष के पास अधिकार है और जो एक नमाज की व्यवस्था एएसआई ने की हुई थी कि हर शुक्रवार को एक पर्टिकुलर टाइम पर नमाज की अनुमति एएसआई की ओर से दी गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुस्लिम पक्ष इससे प्रभावित हुआ था और वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके चाहते थे कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगा दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि 2 महीने पहले ये फैसला आ गया था और अब इस बीच में इतने डिले के बाद अगर यथास्थिति बनाने का कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट देता है तो उससे स्थानीय लोगों में रोष पैदा हो सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ बदलाव भी किए गए हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद। तो सीधे सीधे यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष बहुत देरी से यहाँ पर पहुंचा है और अब वो आकर के ये कहें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले की यथास्थिति बना दी जाए तो ये सही नहीं होगा। इसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी। कोर्ट ने यहाँ पर एक बीच का रास्ता अपनाते हुए ये कहा है फिलहाल कि जो भोजशाला परिसर है उसके आसपास कहीं पर कोई ऐसी जगह देखी जाए जहां पर शुक्रवार को नमाज मुस्लिम पक्ष के लोग पढ़ सकें। ये इस जगह को चिन्हित करके नमाज की अनुमति दी जाए। एएसआई को एक निर्देश ये दिया गया है जिसके लिए मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने काफी दबाव बनाया था कि फिलहाल जो परिसर में कोई भी चीज है, इमारत है या परिसर का स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपील को नहीं सुन लेता। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है और एएसआई से कहा है कि फिलहाल परिसर में कोई बदलाव नहीं हो और राज्य सरकार एक आसपास किसी जगह की पहचान करके नमाज के लिए वहां पर सुविधा दे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से नेतृत्व की लड़ाई इस समय चल रही है और अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है दिल्ली कांग्रेस तक भी।
हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल इस पूरे डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी की आज एक अहम बैठक भी है और हो सकता है कि पंजाब में जारी इस खींचतान पर वो कुछ फैसला भी दे दें। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें पंजाब की जब हम बात करते हैं तो 2012 और 2017 में पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। 2022 में तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था, जिसके बाद अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी पर हर किसी का फोकस है। दरअसल आपको बता दें कि चन्नी के नेतृत्व वाला जो गुट है वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग को हटाने की लगातार मांग कर रहा है और पार्टी नेतृत्व से चन्नी को चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का आग्रह कर रहा है। अब ऐसे में हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान जो है क्या फैसला देती है। जानेंगे इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चन्नी वर्सेस राजा वड़िग में क्या कुछ इस समय चल रहा है। तो पंजाब कांग्रेस में पूरा ये घमासान इस समय लगातार जारी है, जहां पंजाब कांग्रेस में ये घमासान है चन्नी वर्सेस राजा वड़िग इस समय साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें राहुल गांधी और साथ ही खड़गे इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। खड़गे और राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो खींचतान मची हुई है उसको लेकर कोई फैसला दिया जा सके। हालांकि क्योंकि अगर हम देखें तो 2027 में यानी कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने जिसकी वजह से इस समय हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन वहां जहां एक तरफ डैमेज कंट्रोल तो वहीं इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। भूपेश बघेल ने आखिर क्या कुछ बयान दिया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। अभी 6 दिनों में चंडीगढ़ में रह के अधिकांश जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हो गई। अधिकांश लोगों में पीसीसी से सीनियर लीडर हैं उनके निवास में जाकर, तो कमोवेश बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई है। तो सीधे तौर पर भूपेश बघेल को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िग और साथ ही आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। बिल्कुल ही इज 100% करेक्ट। कांग्रेस की पंजाब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। चन्नी ने एक किस्म से बगावत का झंडा खड़ा किया हुआ है। असल में सबके सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, जबकि सरकार में आने वाले नहीं है, तो सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, पर फिर भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। चन्नी, चाहे वो गुरु प्रताप बाजवा हो, चाहे प्रगट सिंह हो, चाहे राजा वड़िग हो, चाहे रंधावा हो, सबके सब आपस में खींचतान में लगे हुए हैं और कांग्रेस की लीडरशिप अपनी पार्टी के अंदरूनी जो झगड़े हैं उनको निपटाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। तो सीधे तौर पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस में इस समय अंतर्कलह साफ नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कुमार आलोक और साथ ही गुरमीत इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सबसे पहले गुरमीत, आपके पास में आना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और उससे पहले कांग्रेस के अंदर ये अंतर्कलह की तस्वीर उजागर हो चुकी है पूरी तरह से। आखिर किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? देखिए, इस समय जो दिल्ली तक ये सिचुएशन पहुंची है कृतिका, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस की पंजाब में इनफाइट है। और वो जो इनफाइट है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि जब भूपेश बघेल पंजाब से चंडीगढ़ से रवाना हुए, वापसी जब उन्होंने की है, उसके बाद एक तो चन्नी धड़ा था और दूसरा था राजा वड़िग का धड़ा।
दोनों ही धड़े ऐसे हैं जो अपनी बात पर अड़े रहे, और भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान का फैसला तो वैसे का वैसा रहेगा। अब जो लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि उसके बाद जब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ऐसी रही कि स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद जो चन्नी धड़ा था वो कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी जितने भी समर्थक नेता हैं, जितने विधायक सांसद, सबकी परेड कराने की तैयारी कर रहा था, और उसका मैसेज जो है सीधे हाईकमान को कन्वे भी कर दिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में जो नेता हैं जो चन्नी धड़े के समर्थक हैं, उसमें चाहे तृप्त राजेंद्र बाजवा हो, चाहे ओपी सोनी हो, या फिर भरत भूषण आशु, या जितने भी एमएलए हो, सभी को दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही थी, और सभी का एक सुर में यह कहना है कि वो कॉम्प्रोमाइज लीडर की लीडरशिप में काम नहीं करेंगे। और यहाँ तक जो बैठक हुई है, लास्ट बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें चरणजीत सिंह, आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की यह महत्वपूर्ण बैठक, इसमें फैसला आने की भी कुछ ना कुछ उम्मीद जताई जा रही है। कुमार आलोक इस समय हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। कुमार आलोक, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, बैठक जारी है और जैसा कि आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ राहुल गांधी और केसी वेणुगोपालन बैठक में मौजूद हैं, और इनके खड़गे का जो आवास है, जो उनका संसद आवास है 10 राजाजी मार्ग, वहाँ पर ये बैठक चल रही है। और मैं एक बात बताऊं कि जिस तरीके से वहाँ पर चन्नी घड़ा और जो अमरिंदर सिंह वड़िंग हैं, तो उनके बीच जो जीत जारी है इस समय, उसको लेकर के आलाकमान जो है, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी मशक्कत के बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में, और दोनों जो भी फैक्शंस थे उनमें आम सहमति के बाद राजा वड़िंग को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और अब जबकि जिस तरीके से चन्नी गुट एक तरह से हावी होता दिख रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि चन्नी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाए। अगर इस मौके पर आलाकमान अगर करता है, अगर चन्नी को तरजीह देता है और राजा वड़िंग को हटाता है, तो वो पेशो पेश में पड़ जाएगी, और पेश पेश में पड़ी हुई क्योंकि चन्नी दलित समुदाय से आते हैं, और जितने भी डिसिडेंट्स और हैं जो राजा वड़िंग के साथ है, राजा वड़िंग हो चाहे राजा वड़िंग के साथ अगर प्रगट सिंह की बात करें, अगर और रंधावा की बात करें, तो ये जट सिख है। तो कांग्रेस इस समय पेशो पेश में है कि वो क्या निर्णय ले, और अगर वो राजा वड़िंग को हटाती है, ये भी होगा कि आखिर ये जो स्थिति बनी है इससे कांग्रेस आखिर कैसे पार पाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी निपटना होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ रुक करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली की जो आबो हवा है वो बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाती है, और ऐसे में सरकार इस प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े कदम भी उठा रही है। अब इस साल प्रदूषण से राहत मिले, इसके लिए दिल्ली में धूल पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए निर्माण और विध्वंस स्थलों से होने वाले जो वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अब एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये प्लेटफॉर्म आखिर किस तरह से धूल नियंत्रण करेगा, ये आपको बताते हैं विस्तार से, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में किस तरीके से हो रही है तैयारी धूल प्रदूषण की टाटा बाय बाय। तो दिल्ली में धूल प्रदूषण को टाटा बाय बाय करने की पूरी तैयारी, जहां प्रदूषण पर दिल्ली सरकार इस समय सख्त एक्शन मोड में है। डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है, और प्रदूषण पर लगातार इस पोर्टल के जरिए निगरानी होगी। इसमें खासतौर पर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न सेंसर से मॉनिटरिंग इस पोर्टल के जरिए की जाएगी, जो सीधे तौर पर जहां पर धूल ज्यादा है उनको निगरानी करेगी। धूल की पूरी रियल टाइम निगरानी होगी कि किस समय कितनी धूल किस जगह पर है, और ऐसे में अगर कहीं पर भी नियमों के टूटने की जानकारी मिलती है इस पोर्टल के जरिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैमरे हैं उससे, तो ऐसे में सीधे तौर पर उनको सजा भी दी जाएगी। सिस्टम मल्टी टियर अलर्ट जारी करेगा। पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप भी इसको लेकर उपलब्ध की गई है। तो ये पोर्टल इस समय लॉन्च कर दिया गया है, तो इस बार जिसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे थोड़ी राहत दिल्ली वालों को मिलेगी, और आबो हवा में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस धूल का बड़ा कारण की अगर हम बात करें तो बड़ा कारण है निर्माण और डिमोलिशन, और जब ये धूल उड़ती है तो इससे साथ संबंधित जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा फैलती हैं, पॉल्यूशन का भी खतरा, और इसके साथ ही जिसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया गया है। अब ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम नजर डालें तो किस तरीके से ये काम होगा, जीआईएस बाउंड्री मैपिंग, जियो टैगिंग होगी, और 360 डिग्री के कैमरे लगेंगे जो पूरा घूम करके ये बताएंगे कि कहां पर कितनी धूल उड़ रही है, और ऐसे में दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मंजिंदर सिंह सिरसा जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनके सीधे तौर पर एक बयान भी उसका सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में लॉन्च हुआ है डस्ट पोर्टल 2.0 और जिसमें उन्होंने बताया कि AI से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और मॉडर्न सेंसर साइट पर नजर रहेगी और कंस्ट्रक्शन साइट पर किस तरीके से नजर लगातार बनाई रहेगी। जो कैमरे लगाए जाएंगे वो 360 डिग्री के होंगे। पर वार करने के लिए DPCC का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार AI एनेबल्ड एक पोर्टल है। तो ये एक नया उपकरण के तौर में दिल्ली के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बड़ी जीत है। तो धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने की पूरी तरह से तैयारी है और सिर्फ इस पोर्टल के जरिए नहीं बल्कि इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि चौतरफा वार प्रदूषण पर हो रहा है। 1000 स्ट्रीट लाइट्स पर स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं। मार्च में PWD की तरफ से यह कदम उठाया गया था और ये वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए थे। दिल्ली में 20 जगहों पर इन्हें लगाया गया है। हवा में जो धूल के कण मौजूद हैं उनको खत्म करने की मदद मिलती है इन स्प्रिंकल से और इसके साथ ही धूल को जमीन पर बिठाने में भी मदद मिलती है। अगर आप भी दिल्ली में रहते तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कई सारी जगहों पर ये स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं जो पानी की छोटी छोटी बौछारें डालते हैं जिससे कि धूल और प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ ही कई सारे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं इस समय। वृक्षारोपण से राजधानी हरी भरी हो इसके लेकर भी एक अहम और बड़ा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मोहित, प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई और इसको लेकर कई सारे बड़े कदम उठाए गए और ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मोहित, देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली का जो पोल्यूशन है और खासतौर पर डस्ट पोल्यूशन, उसमें डस्ट की हिस्सेदारी लगभग 27% होती है। यही वजह है कि ये डस्ट ये जो 2.0 इसकी लॉन्चिंग की गई है। डस्ट पोर्टल 2.0 जब लॉन्च हो रहा है तो इसमें खूबियां क्या है आप समझिए। इसमें 360 डिग्री जो PTZ कैमरे हैं वो निगरानी करेंगे, AI जांच करेगा और DPCC इस पर चालान करेगा। तो इसमें यह भी संभव हो गया है कि जो 500 वर्ग गज से ज्यादा की बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वहां पर ये AI आधारित इस तरीके की कैमरे लगाए जाएंगे और ये कैमरे खासतौर पर आपको 360 डिग्री आपको पूरा व्यू देंगे और जैसे ही पॉल्यूशन का जो एक तय लेवल है उससे ऊपर उस पैमाने को कोई भी ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन साइट वाला तोड़ता है तो उसका सीधा यहाँ से मैसेज जाएगा DPCC को। उसके बाद संबंधित एजेंसी, संबंधित अधिकारी उसका चालान भेजेंगे। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में 2021 में भी जो डस्ट पोर्टल जो डस्ट पोर्टल 1 की जो शुरुआत की गई थी उसमें कई सारी खामियां थी, तो उसको दुरुस्त करते हुए ये AI बेस्ड इस बार लॉन्च किया गया है। और इसकी खूबी यही है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करेगा वो कैमरा फीड भेजेगा, AI जांच करेगा और DPCC चालान काट देगा। एक बात हमें और यहाँ पर समझनी पड़ेगी, राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए लगातार आप देख ही रहे हैं कि युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ इस तरीके के जो अभियान अब शुरू हो गए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ITO, इसके ठीक पीछे आप देखिए ITO पर भी मैं आपको बताऊं कि वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए इस तरीके से नजफगढ़, रिठाला, नरेला ऐसी तमाम 20 लोकेशंस पर 1000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों पर वाटर स्प्रिंकल्स मार्च के महीने में लगाए गए थे। उनसे पानी का छिड़काव भी होता है जिससे राजधानी की जो डस्ट है उसको बिठाया जा सके। आप एक बात समझिए, ये जो DPCC, अब एक आम आदमी है वो कहता साहब मैं तो घर बना रहा हूं, मैं अपना इस पर रजिस्ट्रेशन ना कराऊं तो क्या होगा। इसके लिए इसमें एक अनिवार्य नियम भी है, वो ये है कि आप जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको MCD दफ्तर जाके सबसे पहले ये वहां से NOC लेनी पड़ती है। और यही वजह है कि पॉल्यूशन विभाग आपको NOC देता है। NOC तभी देता है जब आप उनके तय मानकों के हिसाब से पूरी तैयारी मुकम्मल करते हैं। अगर तैयारियां पूरी नहीं है, जो 12 सूत्री कार्यक्रम है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा एक जो हरा मैट है वो बिछाने की बात कही गई, या फिर जो वहां पर वाटर स्प्रिंकल
स्प्रिंकल्स हो गए, या फिर जो आपने देखा होगा एंटी डस्ट जो कैंपेन है उसको पूरा करने वाली चीजें हैं, या फिर स्मोक गन है, ऐसी तमाम चीजों को आपने जगह जगह दिल्ली में तैनात देखा होगा। तो आप तैयार हो जाइए, अगर तैयारी आप नहीं करेंगे पूरी तो फिर चालान आपको भरना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर हम हर साल देखते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल्ली की जो आबो हवा है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन अब इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से ही इन ऐसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। पौधे भी लगाए जा रहे हैं, नए नियम भी बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है। वाटर स्प्रिंकल्स जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती हुई नजर आएगी। और इस बार उम्मीद भी की जा रही है कि जो तमाम कदम उठाए गए हैं उनकी वजह से इस साल सर्दियों में प्रदूषण कम होगा। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।